नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस हिंदी की क्लास में। आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम लोग नाथ साहित्य और रासो साहित्य के जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं सबको पढ़ेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट टीजीटी पीजीटी हिंदी है तो आपके लिए ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे दें, आदिकालीन साहित्य से नाथ साहित्य और रासो साहित्य से प्रश्न आते ही आते हैं। स्पेशल ये क्लास है अकॉर्डिंग टू सिलेबस चंडीगढ़ पीजीटी हिंदी के लिए। तो शुरू करते हैं फिर आज की हमारी ये क्लास। इसके अलावा आप D++ की वैकेंसी जो आई हुई है उसके लिए पढ़ रहे हैं तो भी ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो नाथ साहित्य में जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं सबको हम देखेंगे और आपने ध्यान से सुनते रहना है। ठीक है, तो गोरखनाथ का जो नाथ पंथ था वो बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। तो पहला ही प्रश्न बन सकता है कि गोरखनाथ का जो नाथ पंथ है बौद्धों की किस शाखा से निकला है, तो वज्रयान शाखा से निकला है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। तो हठ योग का प्रवर्तन करने वाले कौन हैं? गोरखनाथ। ठीक है, सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई थी। तो जो हठ योग साधना है उसका आरंभ किसके प्रतिक्रिया में हुआ? सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना के प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। ठीक है, हर एक पॉइंट में एक क्वेश्चन है। अगला हमारा पॉइंट है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध हैं। तो नाथ पंथ को हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इन सब नामों से जाना जाता है। ठीक है, आगे है हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार। तो हठ योगियों का ग्रंथ है सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार है का अर्थ लिया गया है सूर्य और ठय का अर्थ लिया गया है चंद्र। इन दोनों के योग से हठ योग बनता है। इन दोनों के योग को हठ योग कहते हैं। है का अर्थ क्या है? सूर्य, और ठय का अर्थ क्या लिया गया है? चंद्र। ठीक है, हिंदी साहित्य में षट चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। तो नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? गोरखनाथ को। गोरखनाथ के गुरु का नाम पूछा जा सकता है तो मत्स्येंद्र नाथ। मत्स्येंद्र नाथ के 3 नाम और हैं, सारे नाम आपको ध्यान में होने चाहिए। ठीक है, मीननाथ भी कहते हैं मत्स्येंद्र नाथ को, मच्छंद्र नाथ भी कहते हैं, अवलोकितेश्वर भी इनको कहा जाता है। ठीक है, मत्स्येंद्र नाथ को मीननाथ और मच्छंद्र नाथ भी कहा जाता है। मत्स्येंद्र नाथ चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, तो ध्यान रखना है। ठीक है, मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। तो मिश्र बंधुओं के अनुसार गोरखनाथ हिंदी के प्रथम गद्य लेखक हैं। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना है। तो यहाँ पर अलग अलग साहित्यकारों ने इनका जो समय है अलग अलग माना है, तो वो ध्यान रखना है। मैच करना भी पूछा जा सकता है किसके अनुसार गोरखनाथ का क्या समय है। तो राहुल सांकृत्यायन ने माना है 845 ईस्वी। ठीक है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 9वीं शती के माना है उन्हें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा ने 13वीं शती का बताया है गोरखनाथ को। इसके अलावा डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्तवाल उन्हें 11वीं शती का मानते हैं। तो किसने कौन सी शती को उनका समय माना है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, क्लास थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर कर देना। अगला हमारा पॉइंट है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा कोई नहीं है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी गोरखनाथ जी के बारे में क्या कहते हैं कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा कोई नहीं है। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही रहा है। ठीक है, गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता हैं। तो
गोरखनाथ जी की महिमा के बारे में कहा गया है। उनकी बहुत महिमा है, पूरे भारतवर्ष में है, ध्यान रखना है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को, कितने ग्रंथों को? 14 ग्रंथों को प्रमाणित माना है, ठीक है। और उनका जो संपादन है गोरखवाणी नाम से किया है। कितने ग्रंथ लिए उसमें? 14 ग्रंथ लिए हैं, ठीक है। गोरखवाणी में संकलित गोरखनाथ के प्रामाणिक ग्रंथ, तो उनका कौन सा ग्रंथ अप्रामाणिक है या प्रमाणिक है या संस्कृत भाषा का है, पूछा जा सकता है। तो मोटी मोटी नज़र जरूर देख लेना एक बार। ग्रंथों के नाम हैं शब्द, पद, शिष्य दर्शन, प्राण संकली, नर्वैबोध, आत्मबोध, अभय मात्रा योग, 15 तिथि, सप्तवार, मशिंदर, गोरखबोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान 34 तथा पंचमात्र। तो ये जो ग्रंथ हैं संकलित हैं कहाँ? गोरखवाणी में, और ये प्रामाणिक हैं, ठीक है। आगे है गोरखनाथ के संस्कृत भाषा में लिखे कुछ ग्रंथ हैं, जैसे सिद्ध सिद्धांत पद्धति हो गया, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण, गोरक्ष शतक, योग सिद्धांत पद्धति, योग चिंतामणि इत्यादि। तो ये ग्रंथ हैं इनके, ये संस्कृत भाषा में हैं, ठीक है। 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रालोक में मशंद भिभु या मत्स्येंद्र नाथ की वंदना की है। तो कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रालोक में किसकी वंदना की है? मत्स्येंद्र नाथ की, गोरखनाथ जी के गुरु की वंदना की है। नाथों की संख्या 9 है, हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में जो नाथों के नाम दिए हुए हैं वो इस प्रकार से हैं। नागार्जुन हो गए, जड़ भरत हो गए, हरिश्चंद्र हो गए, सत्यनाथ हो गए, भीमनाथ हो गए, गोरक्षनाथ हो गए, चरपट हो गए, जलंधर हो गए और मल्यार्जुन, ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो नाथ बताए हैं 9, उनके नाम भी एक बार देख लीजिए। आदिनाथ, उन्होंने आदिनाथ को नाथों में शामिल किया है। मत्स्येंद्र नाथ हो गया, गोरखनाथ हो गया, गाहिणी नाथ हो गया, चरपट नाथ हो गया, चौरंगी नाथ हो गया, ज्वालेंद्र नाथ हो गया, भृतनाथ हो गया और गोपीचंद हो गए, ठीक है। अब आदिनाथ को प्रवर्ती संतों ने शिव माना है। तो आदिनाथ को शिव माना है। शिव किनका रूप माने हैं? आदिनाथ का। चरपटनाथ का पूरा नाम चरकानंद है, तो इम्पोर्टेंट है। चरकानंद किसका नाम है? चरपटनाथ का। चौरंगीनाथ गोरक्षनाथ के शिष्य थे। तो जो चौरंगीनाथ थे वो थे गोरक्षनाथ के शिष्य, और इनको पूर्ण भक्त नाम से जाना जाता है। पूर्ण भक्त नाम से प्रसिद्ध कौन से नाथ हैं? चौरंगीनाथ, जो कि गोरक्षनाथ के शिष्य थे। नाथ संप्रदाय में जलंधर को बालनाथ, अब पूछा जा सकता है कि बालनाथ किस नाथ को कहा जाता है? तो जलंधर नाथ को। पूर्ण भक्त किसे कहा जाता है? चौरंगीनाथ को, ठीक है। नागार्जुन, अब ये 4 नाम भी अच्छे से ध्यान रखने हैं, जिनका जो मतलब गणना है सिद्धों में भी की जाती है और नाथों में भी। कौन कौन से हैं वो? नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट और जलंधर। नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट और जलंधर का नाम नाथ और सिद्ध दोनों में ही गिना जाता है। नाथों में रसायनी नागार्जुन को कहा जाता है, तो रसायनी किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। नाथ पंथ के योगियों को कनफटावी कहा जाता है, ठीक है। नाथ पंथियों की भाषा मोस्ट इंपोर्टेंट सुदक्कड़ी। नाथ पंथियों की भाषा कौन सी है? सुदक्कड़ी, जिसका ढांचा कैसा है? कुछ खड़ी बोली लिए राजस्थानी, ठीक है। आगे है, गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मन साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। तो गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा की बात की है, इंद्रिय निग्रह की बात की है, प्राण साधना की बात की है, वैराग्य की बात की है, मन साधना की बात की है, कुंडलिनी जागरण की बात की है, शून्य समाधि की बात की है, ठीक है। मत्स्येंद्र नाथ का अब वास्तविक नाम पूछा जा सकता है, विष्णु शर्मा। देख के हमें जिसने नहीं पढ़ा लगता है कि ये नाम नहीं हो सकता विष्णु शर्मा, तो ध्यान रखना है मत्स्येंद्र नाथ का जो वास्तविक नाम है विष्णु शर्मा है, ठीक है। इनकी लिखी संस्कृत रचना
काल ज्ञान निर्णय का। रचना का क्या नाम है? काल ज्ञान निर्णय। संपादन किया प्रबोध चंद्र वागची ने। किसने किया? प्रबोध चंद्र वागची ने। ध्यान रखना है, ठीक है। नाथ संप्रदाय से आप इतने सारे बिंदु पढ़ लोगे, पॉइंट पढ़ लोगे, तो आपका प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा अगर आता है तो, ठीक है। आगे है रासो साहित्य। रासो साहित्य ऐसा साहित्य है यहाँ से प्रश्न हर एग्जाम में आ जाते हैं, तो यहाँ पर जितने भी मेन पॉइंट हैं वो सारे ही कवर हो जाएंगे। ध्यान से क्लास को देखना है। अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक कर देना और टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाना, वहाँ पर PDF आपको मिल जाएगी। रासो साहित्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीर गाथा काल के अंतर्गत दिया है। तो किस काल के अंतर्गत दिया है? वीर गाथा काल के अंतर्गत दिया है। रासो साहित्य का विवरण किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है। आचार्य शुक्ल के अनुसार वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? विसलदेव रासो। कौन सा ग्रंथ है? विसलदेव रासो वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ है, ठीक है। अब रासो शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में पूछा जाता है कि किसने, किस विद्वान ने किस शब्द से रासो की व्युत्पत्ति मानी है। तो प्रश्न ध्यान रखना है, ऐसा प्रश्न सुमेलित करने में भी आ जाता है, ठीक है। तो गारसा दा तासी का नाम आता है सबसे पहले। वो कहते हैं कि रासो शब्द की व्युत्पत्ति राजसूय से हुई है, ठीक है। राजसूय से हुई है रासो शब्द की व्युत्पत्ति। हर प्रसाद शास्त्री कहते हैं कि राजयश से हुई है। नरोत्तम स्वामी, इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखना है, रासक से मानते हैं रासो शब्द की उत्पत्ति। कविराज श्यामल दास रहस्य से मानते हैं। काशी प्रसाद जायसवाल रहस्य से मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके मतलब ध्यान रखना है कि इन्होंने रासो शब्द की व्युत्पत्ति किससे मानी है? रसायन से मानी है। रास या रासो, रसायन, रास या रासो। नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं कि रासो की उत्पत्ति रास से हुई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि रासक से हुई है। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं कि राउस या रस से हुई है। दशरथ शर्मा कहते हैं कि रासक से रासो की उत्पत्ति हुई है। माता प्रसाद गुप्त का कहना है कि रासक से ही रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब गणपति चंद्र गुप्त के ने जो मतलब इनका क्रम बताया है कि कैसे कैसे रासो शब्द की उत्पत्ति हुई, वो अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे पहले रासक, रासक से रास, रास से रासा हो गया, रासा से रासू हो गया, फिर रासो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। आगे है ये जो रासो ग्रंथ हैं, इनके बारे में पूछा जाता है कि रचयिता का नाम पूछ लिया जाता है, रस पूछ लिया जाता है, भाषा पूछ ली जाती है। तो सारे ही जो बिंदु हैं या उसकी मतलब काव्य का रूप पूछ लिया जाता है। अच्छे से ध्यान देना है और नोट करके रखना है। पहले आया दलपति विजय की रचना है खुमान रासो। खुमान रासो किसकी रचना है? दलपति विजय की। कौन सी सदी का ये ग्रंथ है? 9वीं सदी का। रस कौन सा है? वीर रस है। भाषा हो गई राजस्थानी और काव्य रूप है एक प्रबंध काव्य है, ठीक है। उसके बाद आता है नरपति नाल, उनकी रचना है विसलदेव रासो। 1212 की ये रचना मानी जाती है। श्रृंगार रस है, इसमें 4 खंड हैं इसके, ठीक है। और इसका जो रूप है वीर गति कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यज्ञनिक द्वारा लिखा गया ग्रंथ परमाल रासो है, 1230 की रचना मानी जाती है। वीर रस है इसमें, ठीक है। परमाल रासो में जो आला उदल वाली कथा है, ठीक है, आला खंड भी इसको कहा जाता है। फिर उसके बाद चंद्रवरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें वीर और श्रृंगार दोनों ही रस हैं। इसमें 69 समय या सर्ग माने गए हैं। डिंगल भाषा है, प्रबंध काव्य है, ठीक है। तो इसके बारे में सारे पॉइंट ही ध्यान में रखने हैं। केदार भट्ट जयचंद्र प्रकाश की रचना है, 1224 का समय माना गया। वीर रस प्रधान है, प्रबंध काव्य है। फिर मधुकर भट्ट की जय मयंक जस चंद्रिका, इम्पोर्टेंट है, प्रबंध काव्य है, 1243 की रचना है। षाडंगधर की रचना है हमीर रासो, ठीक है। नल सिंह की रचना है विजयपाल रासो। नल सिंह की रचना है विजयपाल रासो, वीर रस प्रधान है, 42 इसमें छंद हैं। श्रीधर की रचना है रणमल छंद, ठीक है, और ये डिंगल भाषा में है। पृथ्वीराज रासो की भी भाषा डिंगल है, ठीक है।
उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार जो चंद्रवरदाई हैं वो हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं तथा इनका जो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। मिश्र बंधुओं ने लिखा है कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को ही कहा है। किसने? मिश्र बंधुओं ने भी। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता में विद्वानों के बीच मतभेद है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि कुछ विद्वान कहते हैं कि जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है प्रामाणिक है, कुछ कहते हैं ये अप्रामाणिक है और कुछ कहते हैं ये अर्ध प्रमाणिक है। तो सभी के नाम ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये पेज दोबारा से आ गया। अब ये नाम है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पर प्रामाणिक मानने वाले कौन हैं? श्याम सुंदर दास जी हैं, मिश्र बंधु हैं, मोहनलाल विष्णुलाल पंडे हो गए और कर्नल टॉड। तो ये कहते हैं कि जो रासो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो है वो क्या है? प्रामाणिक है। अब अप्रामाणिक बिल्कुल ही जिन्होंने नकार दिया वो कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो गए, देवी प्रसाद हो गए, कविराज श्यामल दास हो गए, गौरी शंकर हीराचंद ओझा हो गए और बुलर हो गए और मुरारीदान हो गए, ठीक है। मेनली याद रखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम, गौरी शंकर हीराचंद ओझा का, बुलर का भी पूछ लिया जाता है। तो ये अप्रामाणिक मानते हैं। इधर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम याद रखना है, वो कहते हैं कि ये अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ है। सुनीति कुमार चटर्जी का नाम याद रखना है, दशरथ ओझा का, यहाँ पर दशरथ ओझा है, यहाँ पर गौरी शंकर हीराचंद ओझा है, ठीक है। तो मुनिजन विजय, तो ये कहते हैं कि ये अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ है। आगे है पृथ्वीराज रासों में 68 छंदों का प्रयोग हुआ है। कितने छंदों का? 68 छंदों का प्रयोग हुआ है। मुख्य छंद कवित्त है, शप्य है, दूहा है, तोमर है, त्रोटक है, गाहा है, आर्य है। चंद्रवरदाई को शप्य छंद का विशेषज्ञ माना जाता है, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पृथ्वीराज रासो को शुक शकी संवाद के रूप में रचित माना है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, किसने पृथ्वीराज रासो को शुक शकी संवाद के रूप में रचित माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। डॉक्टर बुलहर सर्वप्रथम कश्मीरी कवि ज्ञानक कृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर सन 1875 में पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित कर चुके हैं। पृथ्वीराज रासो को चंद्रवरदाई के पुत्र जलहन ने पूर्ण किया, ये तो सबको पता होगा। डॉक्टर वचन सिंह ने लिखा है कि यह क्या? पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। ये कथन किसका है? डॉक्टर वचन सिंह का। आगे है हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन नरपति नाल कृत वीसल देव रासो में मिलता है। तो 12 मासा का वर्णन किस रासो ग्रंथ में है? वीसल देव रासो में। कय मास वध पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण सर्ग है या समय है। तो याद रखना है कय मास वध किस में आता है? पृथ्वीराज रासो में। आचार्य शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ वीसल देव रासो को स्वीकार किया है, ये भी याद रखना है। परमाल रासों में आला उद्दल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। आला खंड को सर्वप्रथम सन 1865 में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। तो आला खंड का प्रकाशन सबसे पहले किसने करवाया, कब करवाया, याद रखना है। आला खंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के वैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। तो आला खंड गाया कहाँ जाता है, ये भी स्थान ध्यान में रखने हैं। तो आज की हमारी इतनी ही क्लास रहेगी। रासो काव्य हमने पढ़ लिया, नाथ साहित्य पढ़ लिया, जितने भी मुख्य बिंदु थे सब इसमें आ गए। इतना याद कर लीजिए, आपका प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। फिर जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं कवि आदिकालीन विद्यापति अमीर खुसरो, सारी चीज़ें जो भी मुख्य हैं उनके बारे में यहाँ दे रखी हैं, वो हम पढ़ते रहेंगे। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग हिंदी पढ़ते रहते हैं, एनसीईआरटी हो, हिंदी व्याकरण हो या फिर हिंदी साहित्य हो। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।